हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एरोमेटिक एकेडमी। मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 2 की जो सीरीज़ चल रही है, आज हमारा सेकंड पार्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में। मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट से, आज उनकी पूरी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। और हम कोरोजन भी पढ़ेंगे, कोरोजन क्या होता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकरेंस ऑफ मेटल और मेटलर्जी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हमें मेटल किस तरीके से मिलता है, हमें मेटल कहाँ से मिलता है, क्या हमें आयरन, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं या कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, या हमें किस फॉर्म में मिलते हैं और किस तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हम आज समझेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, द अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मेटल हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट में से मिलता है, ठीक है। मेटल हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट में से मिलता है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स, ठीक है। यानी जो अर्थ क्रस्ट में से हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं, किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो वो कंबाइंड फॉर्म जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में, जो नेचुरली कंबाइन होकर हमें मिलते हैं। क्या वो सल्फाइड से कंबाइन होकर मिलते हैं या कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन में हमें वो मेटल्स मिलते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, के कुछ मेटल ऐसे होते हैं ना जो किसी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन वो मेटल ज़्यादा परसेंटेज में उस कॉम्बिनेशन में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्या कॉपर सल्फाइड, कॉपर अगर सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलता है तो उसमें अगर कॉपर जो रहता है हमारा 70 से 80%, कितना 70 से 80% उस कॉम्बिनेशन में हमें 70 से 80% हमें क्या होगा? हमें मिलेगा कॉपर मिलेगा। और सल्फाइड यही कोई 10 to 20% हमें सल्फाइड मिलेगा। तो ज़्यादा परसेंटेज में अगर हमें मेटल मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उस मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। चलिए इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दिस मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। अब जो हमें ओर्स मिले हैं उसमें से हम क्या करेंगे? उनको, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करके हम उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो अर्थ की लेयर है, अर्थ के लेयर के अंदर ये जो हमें दिख रहा है, फर्स्ट जो अर्थ की लेयर होती है वो है क्रस्ट, इसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ये लेयर में से ही हमें सारे मेटल्स के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। फिर आता है मेटल, फिर आता है आउटर कोर एंड द फोर्थ वन इज इनर कोर, ठीक है। ये तीनों लेयर से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो हमारा फर्स्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट, उसी लेयर में से हमें हमारे मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ मेटल हमारे ऐसे होते हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, और कुछ मेटल हमारे ऐसे होते हैं जो हमें कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलते हैं। जो हमारे मेटल फ्री स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं वो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। अब स्टूडेंट्स, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो मेटल हमारे फ्री स्टेट में जो हमें मिलते हैं वो सेपरेटली, जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड हमें प्योर फॉर्म में हमें मिलता है, और प्लेटिनियम है, सिल्वर है, ये सारे हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये किसी ना किसी मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं या कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है? हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। वो कंबाइंड फॉर्म को हमें सेपरेट करके फिर हमें एक्सट्रैक्ट, यानी कि उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड, हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, फिर हमें वो मेटल हमें प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। और जो फ्री स्टेट में होते हैं जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, ये जो फ्री स्टेट में हमारे पास मेटल होते हैं तो हमारे अर्थ क्रस्ट में ये हमें अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना कि ये जैसे हमें गोल्ड मिल गया तो हम इसको तुरंत ही हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। वो गोल्ड हमारे लिए अभी भी प्योर नहीं है, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है। उस इम्प्योरिटीज़ जैसे कि हमारे सैंड हो गया
ठीक है, सॉइल हो गई, सॉइल सैंड वगैरह उनके साथ अभी भी कंबाइन है, ठीक है, तो अभी भी उनके साथ इम्प्योरिटीज़ है, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम मेथड यूज़ करते हैं। और फिर हमें वो उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद सॉइल और सैंड को उस मेटल से एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वो प्योर फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसको हम आगे समझते हैं। सम मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट एंड सम मेटल आर फाउंड इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव, ऐसे मेटल हमारे जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो मेटल क्या करेंगे, वो इजीली ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होके वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कंबाइन हो जाएंगे, तो वो हमें कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे मेटल्स। लेकिन जो मेटल्स जो इजीली रिएक्टिव नहीं होते, जैसे कि हमने अभी आगे देखा है, हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, ये हमारे इजीली रिएक्टिव मेटल नहीं है, जो इजीली रिएक्ट नहीं करते किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ऐसे मेटल जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव। ये जितने भी हमारे पास मेटल है वो काफ़ी रिएक्टिव है, तो कभी भी ये, जैसे मैंने अभी बताया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है कभी भी हमें वो एक सिंपल फॉर्म में नहीं मिलते हैं, एक फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं, वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, कंपाउंड स्टेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में देखने को हमें मिलेंगे। और जो हमारा मेटल इन मिडल एक्टिविटी सीरीज में आप जो देख पा रहे हो, ये जो मेटल आप देख पा रहे हो फर्स्ट, ये सारे कैसे हैं, ये सारे हमारे काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स है। जो हमारे मिडल फॉर्म में आप देख पा रहे हो, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, ये जो आप देख पा रहे हो ये सारे हमारे मिडल यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और काफ़ी लो रिएक्टिव भी नहीं है। तो ऐसे मेटल क्या करते हैं, हमारे ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के साथ कंबाइन होके हमारे कंपाउंड के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमारी कुछ मेथड होती है जैसे कि रोस्टिंग मेथड, कैल्सिनेशन मेथड। उस मेथड के ज़रिए हम इन कंपाउंड्स को, इन मेटल्स को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद उनकी रिफाइनिंग करके हमें वो प्योर फॉर्म में हम उसको अवेलेबल करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो हमारे पास जो सिल्वर और जो गोल्ड है वो हमें कैसे, वो काफ़ी लो रिएक्टिव है, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ऐसे मेटल हमारे पास है। तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे, लो रिएक्टिव ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। चलिए अब एक्सट्रैक्शन, मेटल को जो है, मेटल हमें ओर में मिलते हैं, उनको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो उनकी कुछ मेथड है, वो मेटल हमें जो अर्थ क्रस्ट में से हमें मिला है, क्या हमें जो मिला है वो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? अगर हमें अर्थ क्रस्ट में से आयरन मिला है तो क्या हम आयरन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यस, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी भी उनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो उनके कंबाइन में उनके साथ है, जो कंपाउंड है उनको हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ मेथड का यूज़ करेंगे, उन्हें कुछ मेथड का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और उन मेथड को यूज़ करके हमें प्योर फॉर्म में हमारा मेटल हमें मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, ठीक है, ऐसे मेटल जो काफ़ी लो रिएक्टिव है जैसे कि सिल्वर और गोल्ड जो काफ़ी रिएक्टिव नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हमें सल्फाइड के ओर में मिलेगा। ऐसे मेटल हमें किसके ओर में मिलेगा, सल्फाइड के ओर में मिलेगा। और सल्फाइड के ओर में हमारी कौन सी मेथड है, उनको सेपरेट करने के लिए रोस्टिंग मेथड। ठीक है, अब रोस्टिंग मेथड क्या होता है और ये कैल्सिनेशन मेथड क्या होता है, इनको हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी मेथड यूज़ करनी है उन्हें सेपरेट करने के लिए। तो सल्फाइड ओर से हमें क्या मिला, रोस्टिंग मिला। रोस्टिंग मेथड हमें यूज़ करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो सल्फ़र होगा वो सल्फ़र हम क्या है, गैस के द्वारा रिमूव कर देंगे उसमें।
ठीक है। तो जो हमें मेटल मिलेगा उस मेटल को भी हमें क्या करना होगा, एक बार लास्ट स्टेप हमारा जो रहता है, हर एक मेटल को लास्ट मेथड रिफाइन करके ही हमें वो प्योर फॉर्म में हमें मिलेगा, फिर हम उससे अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। द सेकेंड वन है हमारा मीडियम रिएक्टिव। ऐसे मेटल्स जो काफ़ी ज़्यादा भी रिएक्टिव नहीं है और काफ़ी लो रिएक्टिव भी नहीं है, ऐसे मेटल्स हमें दो फॉर्म करेंगे। कौन कौन से फॉर्म में हमें मिलेंगे, कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलेंगे और सेकेंड वन हमें सल्फाइड के ओर में हमें मिलेंगे। अगर हमें कार्बोनेट ओर में मिलते हैं, ठीक है, कार्बोनेट ओर में मिलते हैं तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, कैल्शिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। एंड जो सल्फाइड ओर है वो हमें कैसे फॉर्म में मिलेंगे, रोस्टिंग के मेथड में हम उसको सल्फाइड के ओर के फॉर्म में मिलेंगे और हम रोस्टिंग मेथड उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे हमने मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग मेथड यूज़ की थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग मेथड ही यूज़ करेंगे। जैसे ही ये दोनों मेथड यूज़ करने के बाद हमें जो मेटल मिलेगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मेटल मिलेगा। फिर उस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, उस ऑक्साइड को हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करेंगे मतलब रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन उस ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। फिर हमें मेटल जो मिलेगा वो हमें मेटल मिलने के बाद हम उसका रिफाइनिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमें मेटल मिलेगा लास्ट स्टेप उसका रिफाइनिंग रहेगा। उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे इम्प्योरिटीज भी होगी वो सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लास्ट में रिफाइनिंग स्टेप हम करेंगे। एंड फर्दर वी हैव टू यूज अ मेटल इन वेरियस स्टेट। जो मेटल, अब थर्ड वन हम देख लेते हैं, ऐसे मेटल जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसे मेटल जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसे मेटल को हम कौन सी मेथड से सेपरेट कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की मेथड से हम उसको क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। जैसे ही उस मेटल, वो मेटल हमें इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वो हमें प्योर मेटल मिल चुका है, नहीं अभी भी प्योर मेटल नहीं मिला है। उस प्योर मेटल के बाद हम उसे एक बार और लास्ट में रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद जो मेटल हमें मिलेगा वो हमारे लिए कैसे होंगे, प्योर मेटल होंगे। ठीक है। तो ये एक हमने एक ओवरव्यू देख लिया है स्टूडेंट्स कि इस तरीके से हम जो मेटल काफ़ी रिएक्टिव है, जो मीडियम रिएक्टिव है और जो लो रिएक्टिव है, उनके लिए हम कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करेंगे जिससे हम इजीली हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट हम कर पाए। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपसे कहा था जो मेटल, बहुत सारे मेटल यूजुअली हमें अर्थ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, वो ओर्स हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें एक किसी भी अमाउंट के इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सॉइल है और सैंड है। ऐसे ओर्स को हम क्या बोलते हैं, गैंगुआ। क्या बोलते हैं, गैंगुआ। ठीक है। चलिए आपने इतना समझ लिया, बेटर है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेट विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंगुआ। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आपने आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे मेटल ऑफ लो रिएक्टिव में। ठीक है। लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर के फॉर्म में हमें मिलेंगे, फिर हमें उन्हें रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मेथड क्या है आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। फिर हमें जो मेटल मिलेगा उसको हम रिफाइनिंग करेंगे। चलिए तो आने वाली जो स्लाइड है हमारे पास, उसमें देखिए मरकरी प्लस ऑक्सीजन, मरकरी सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है। अब देखो ये मरकरी हमें सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलता है, जैसे हमने हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था। जैसे ही सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है और एयर के प्रेजेंस में अगर उन्हें हम हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड ऑक्सीजन यानी कि सल्फर ऑक्सीजन जो हमारा है SO2, वो क्या होगा, गैस के जरिए सेपरेट हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा। और जो HGO यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड हमें सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा। अब हम फर्दर क्या करेंगे, उस मर्क्यूरी ऑक्साइड को फर्दर हम हीट करेंगे। जब हम उसे फर्दर हीट करेंगे तब क्या हो जाएगा, मरकरी है वो हमें लिक्विड फॉर्म में सेपरेटली मिल जाएगा
और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो मरकरी है उस तरीके से प्योर मेटल हमें मरकरी हमें मिल जाएगा वो। चलिए, इतना आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब ऐसे मेटल्स जो काफ़ी रिएक्टिव नहीं है और कम रिएक्टिव भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सल्फाइड ओर्स यानी कि जो रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन है, ये दो मेथड होती क्या है। ठीक है, उस मेथड में क्या प्रोसेस होती है। तो जो सल्फाइड ओर्स है, रोस्टिंग मेथड सल्फाइड ओर्स के लिए होती है स्टूडेंट्स, और जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए होती है। तो जो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग मेथड में हमारे क्या होता है कि हमारे ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो हमें स्ट्रांगली हीट करने पड़ते हैं। किसके प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज समझना, एयर जो हमें चाहिए वो एक्सेस अमाउंट में हमें एयर चाहिए। ठीक है, अमाउंट कितने अमाउंट में चाहिए? एक्सेस अमाउंट में एयर चाहिए। ऐसे मेथड को हम क्या बोलेंगे? रोस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, एंड जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो कैल्सिनेशन मेथड के लिए होते हैं। उसमें हमें ऑक्साइड स्ट्रांगली हीट तो करना है, लेकिन उसमें जो एयर है हमारे पास वो हमें लिमिटेड एयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक्सेस एयर इसमें प्रोवाइड नहीं करनी है। ये दो डिफरेंस इन दोनों हमारे टॉपिक में है। सल्फाइड ओर्स हमारे रोस्टिंग के लिए, कार्बोनेट ओर्स हमारे कैल्सिनेशन के लिए। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं हमारे इक्वेशंस के द्वारा। हमारे पास जिंक सल्फर है। ठीक है, जो हमने देखा था कि मिडल एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास जिंक होता है, वो हमें सल्फाइड के फॉर्म में अगर हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे? उसमें एयर की प्रेजेंस में हम उसे हीट करेंगे। जैसे एयर की प्रेजेंस में अगर उन्हें हीट करते हैं तो क्या होता है? हमें क्या मिलता है? सल्फर ऑक्सीजन हमारा क्या है? गैस जो है SO वो हमारा सेपरेट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? जिंक ऑक्साइड। अब स्टूडेंट क्या होता है, उस ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तभी वो ऑक्सीजन जिंक से रिमूव हो पाएगा। तो उसके लिए हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा कार्बन को यूज किया है। कार्बन इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड हमने यूज किया सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही हमने उसको हीट किया तब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा सेपरेट हो गया, और जैसे ही सेपरेट हो गया हमें क्या मिल गया? ZN मिल गया। ठीक है, जो हमारा जिंक हमें मिल गया है। तो जैसे ही हमें जिंक मिल जाता है, ये हमारा प्योर फॉर्म में, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर जिंक के साथ सल्फाइड था तो हमने क्या कर दिया? एक्सेस अमाउंट में एयर देके उसको हीट किया स्ट्रांगली, और हमें क्या मिल गया? जिंक हमें मिल गया। तो उस तरीके से फिर वो जिंक हम सेपरेट कर सकते हैं, और फर्दर हम उस जिंक से कोई भी हमारी चीज़ें हम बना सकते हैं। फर्दर हम स्टेप में देखते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो किस तरीके से यूज होते हैं? वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? जिन मेटल की लो रिएक्टिविटी होती है और हाई रिएक्टिविटी मेटल क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस करेगा, यानी वो उसकी जगह ले लेगा। हमने फर्दर आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, उसके द्वारा क्या करेगा? वो उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस एलिमेंट को, लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे कि हम इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं, हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 है। जैसे ही एल्यूमिनियम के साथ वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम और मैग्नीज, जो एल्यूमिनियम की रिएक्टिव सीरीज में एल्यूमिनियम काफ़ी हाई रिएक्टिविटी है कंपेयर टू मैग्नीज, तो वो क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मैग्नीज हमारा सेपरेट हो चुका है, जो हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हमें कैसे? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्सेस अमाउंट में हीट भी हमारी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। हीट कैसे हो रही है?
एक्सेस अमाउंट में इवॉल्व हो रही है। मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो ही रही है, साथ साथ में यहीं पे हमारा क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन अ मोल्टन स्टेट। अब जैसे कि हमें पता है, अब यहाँ पे काफी अमाउंट में हीट क्या हो रही है, काफी अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रही है। काफी अमाउंट में जब हीट इवॉल्व होती है तब हमें मेटल हमारा कौन से स्टेट में हमें मिलेगा, मोल्टन स्टेट में। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि सर मोल्टन स्टेट क्या होता है, तो जैसे कि बच्चों हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, मोल्टन स्टेट मतलब कि लिक्विड स्टेट। ठीक है, मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट। इसी तरीके से हमने आयरन ऑक्साइड का भी हमने देखा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और हीट इवॉल्व हुई। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें काफ़ी हीट इवॉल्व होती है और जो मेटल हमारा सॉलिड है वो हमारा मोल्टन स्टेट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए हम अपने सेपरेट अलग स्लाइड में चलते हैं। अब हमने लो रिएक्टिव वाले एक्टिविटी सीरीज देख ली, हमने हाई रिएक्टिव वाले एक्टिविटी सीरीज देख ली। अब जो हमारा है एक्सट्रैक्शन मेथड टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी ऐसे सीरीज जो काफ़ी हाई रिएक्टिव मेटल से जो इजीली जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, उन मेटल्स को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी इम्प्योरिटीज से, वो हमें देखना है। सबसे पहले तो देखो बेटा, एक्सट्रैक्शन मेथड अगर मैं टॉप एक्टिविटी सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कैसे होते हैं, वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, उसी तरीके से दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फॉर्म अ कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। ठीक है, अब जैसे ही उन्हें हीट करेंगे तो कार्बन के फॉर्म में हम उसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड। ऐसा क्यों, कार्बन ऑक्साइड को क्यों रिड्यूस नहीं कर सकता, कौन से ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वो उसमें से ऑक्साइड को रिमूव नहीं कर सकता कार्बन को। लेकिन सर अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो लास्ट एक्सट्रैक्शन मेथड में ही आपने बताया है, जो मिडल एक्टिविटी सीरीज के जो मेथड थी उसमें ही आपने बताया था कि सर कार्बन तो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हम वो यूज़ क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा कार्बन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के द्वारा, कार्बन की जो ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी है वो है काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से वो उसको रिमूव नहीं कर सकता, वो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो अब तो दिक्कत वाला काम आ गया, जब उसको वो रिमूव नहीं या फिर रिड्यूस नहीं कर सकता तो हम ऐसा तो क्या करेंगे, हमारे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को कि हमें इजीली वो मिल जाए। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट मेथड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी हम उसे बोलते हैं। तो ऐसे मेटल को हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, ये मेथड को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, एक आपको बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आपको एक एनोड रॉड लेना है। क्या लेना है, एनोड रॉड। अब एनोड रॉड आप कौन से लोगे, अभी जैसे अगर आपको कॉपर को सेपरेट करना है, कॉपर को किसी भी इम्प्योरिटी के साथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो कॉपर रोड आप यहाँ पे रखोगे एनोड को। जो हमारे पास इम्प्योर मेटल है उस इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे, एनोड पे रख देंगे। ठीक है, अब वही जैसे कि हमने कॉपर लिया है तो उस कॉपर को हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल के जगह रखेंगे और सेम कॉपर का ही प्योर मेटल की एक स्ट्रिप रखेंगे, एक स्ट्रिप हम कैथोड के साइड रखेंगे। ठीक है, इसको चलो इस तरीके से देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एनोड है वहाँ पे हमारे पास इम्प्योर कॉपर है जो हमने अर्थ क्रस्ट से हमें मिला है। अब उसे प्योर करने के लिए हमें उसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसकी मेथड क्या है, कैथोड के जगह हम क्या रखेंगे, कैथोड के जगह बेटा आपको आपका जो मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसका प्योर फॉर्म आपको कैथोड की जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैथोड की जगह हम प्योर फॉर्म एक स्ट्रिप
एक स्ट्रिप रख देंगे, कॉपर की एक स्ट्रिप वहाँ पे कैथोड के इलेक्ट्रोड के साइड हम रख देंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन, जो आप सॉल्यूशन देख पा रहे हो, वो सॉल्यूशन में हम कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिसमें से आयंस फॉर्म हो। ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिसमें आयंस हो हमारे, ठीक है। जैसे कि अगर हम कॉपर को सेपरेट करना है हमें, तो हम लेंगे कॉपर सॉल्ट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम, कॉपर सॉल्ट, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो हमें मेटल को सेपरेट करना है, वही मेटल का हम क्या लेंगे, सॉल्ट ले लेंगे और वही सॉल्यूशन हम लेंगे। तो कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे, वही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फर्दर रिएक्शंस क्या होता है बेटा, कि जैसे ही इम्प्योर मेटल जो हमारे एनोड साइड है और प्योर मेटल जो हमारे कैथोड साइड है, जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे, जैसे ही करंट पास करेंगे क्या होगा, एनोड पे जो इम्प्योर मेटल है उसमें से हमारे जो कॉपर है वो सेपरेट हो जाएगा। उसमें से कॉपर सेपरेट होकर कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो Cu2+, जैसे कॉपर उसमें से सेपरेट हो गए, वो इम्प्योर इलेक्ट्रोड यानी एनोड में से सेपरेट हो गए, वो जाके कहाँ चिपक जाएंगे, कैथोड के साइड। कैथोड पे प्योर हमारा कॉपर है, वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, वहाँ जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे। और जो हमारे इम्प्योर मटेरियल्स जो था हमारे एनोड साइड पे, वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे क्या हो जाएगा, कॉपर उसमें से एनोड के रॉड में से सेपरेट होकर सॉल्यूशन में आएगा और वो सॉल्यूशन में आके कैथोड के इलेक्ट्रोड पे या स्ट्रिप पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे और जो इम्प्योर मेटल है वो हमारे कहाँ रह जाएंगे, नीचे है। तो कैथोड से वो मटेरियल इम्प्योरिटीज जो कैथोड से निकली है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज एनोड मड बोलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनोड मड, मतलब एनोड का कीचड़, एनोड का कीचड़। इस तरीके से हम उसको कोई भी मेटल को सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली मेथड यही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ करने वाली यही है हमारे पास। मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। ज़्यादातर मेटल्स हमारे इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किए जाते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो भी मेटल हमें इम्प्योर मेटल को हमें प्योर करना है, ऐसे मेटल को हम कहाँ रखेंगे, एनोड साइड। एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल मेड इनसाइड द कैथोड। कैथोड साइड हम क्या रखेंगे, प्योर मेटल रखेंगे। प्योर मेटल की क्या रखेंगे, थिन स्ट्रिप रखेंगे, ओके। सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल सॉल्ट इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जो मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसा यूज करेंगे, उसी मेटल का सॉल्ट यूज करेंगे। जो मेटल हमें सेपरेट करना है उसी मेटल का हमें सॉल्ट यूज करना है। ऑन द पासिंग ऑफ करंट स्टोरेज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इन अ इलेक्ट्रोलाइट। जैसा मैंने बोला, जैसे ही करंट हम पास करेंगे वो इलेक्ट्रोड में से एनोड में से प्योर मेटल सेपरेट होकर इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व नहीं होगा, वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड साइड पे, वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। आई होप ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको सब कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जैसे ही हमें कैथोड पे जो कॉपर या कोई भी मेटल हमें जो डिपॉजिट हुए मिलते हैं, उन्हें हम लेके फिर से हम उसको रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट बार हम फिर से एक लास्ट स्टेप हमारा जो रिफाइनिंग है वो तो हमें करना ही करना है, तभी हमें प्योर फॉर्म में मेटल हमें मिलेगा। फिर हम फर्दर उसको वो गोल्ड सिल्वर हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेटल एंड नॉन मेटल का कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, चलिए इसको एक स्टेप से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, प्लेस क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ देम। सारे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या रखना है, आयरन रख देना है,
क्या करना है, आयरन की नेल रख देनी है। ठीक है, नेल रखने के बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सॉरी बेटा वो एबल नहीं है, लेबल है। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब ए बी सी, हर एक टेस्ट ट्यूब को एक एक नाम दे दो, ए बी सी, और सब में सॉरी जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें थोड़ा पानी भर दो और उसको बंद कर दो। जो टेस्ट ट्यूब सेकंड वाली है उसमें क्या करना है, हमें बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डालना है। क्या डालना है, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डालने के बाद जो ऑलरेडी नेल तो सब में है ही, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डालना है। उसके बाद हमें 1 ml ऑयल डालना है। कितना, 1 ml ऑयल। जैसे कि आपको पता है ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा हमारे वाटर पे। तो इस तरीके से फ्लोट करना चाहिए कि पूरी तरीके से वाटर का जो सरफेस है वो क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। हमें उतना 1 ml ऑयल डालना है। ठीक है, क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। एंड थर्ड, हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें क्या करना है, एनहाइड्राइड्स कैल्शियम क्लोराइड डालना है। ठीक है, उसके छोटे छोटे बॉल्स आते हैं कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्राइड्स कैल्शियम क्लोराइड हमें डालना है, और उन्हें हमें टेस्ट ट्यूब को बंद कर देना है। जब तीनों टेस्ट ट्यूब को हमने बंद कर दिया, फिर हमें क्या करना है, उनको थोड़े दिन के लिए उनको हमें छोड़ देना है, और फिर हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है। 3 to 4 डेज के बाद जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, जब उन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हमने पहले ही बताया था कि टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास क्या है, सिर्फ नेल और क्या है, वाटर है। ओके, टेस्ट ट्यूब 2 में हमारे पास क्या है, आयरन, नेल, वाटर, प्लस हमारे पास एक ऑयल की लेयर भी है। और थर्ड वन टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, एनहाइड्राइड्स कैल्शियम क्लोराइड है, और उसके साथ क्या है, ड्राई एयर है। तो चलिए अब हमें यह देखना है, कुछ दिन के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तब ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला, ऑब्जर्वेशन में हमें मिलता है रस्टिंग आयरन नेल। कहाँ पे मिलती है, हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए में। क्यों रस्टिंग आयरन ए में हमें देखने को मिली, जो आयरन है वो रस्ट हुई हमें देखने को मिली। क्यों हमें बी और टेस्ट ट्यूब सी में हमें देखने को वो नहीं मिला, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, जब बेटा वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में हो, तब हमें आयरन रस्टिंग देखने को मिलती है। टेस्ट ट्यूब ए में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो हमारे पास एयर भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, तो वो इजीली रस्ट हो गया। इसी तरीके से कंपेयर टू अगर मैं टेस्ट ट्यूब बी में देखने जाऊँ तो वहाँ पे क्या हमारे पास ऑयल जो है वो हमारे वाटर के सरफेस को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से जो एयर है वो हमारे वाटर के अंदर नहीं जा पा रही है, तो एयर को ब्लॉक कर दिया गया है, तो हमारा वो नेल हमारा रस्ट से बच गया। लास्ट टेस्ट ट्यूब में हमारा जो एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड है वो काफ़ी अच्छा ड्राइंग एजेंट है, जिसकी वजह से एयर को वो इजीली उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ पे ना ही एयर है और ना ही वाटर के कांटेक्ट में है, तो वो इजीली हमारे वाटर के कांटेक्ट में तो है, लेकिन जो एयर है वो क्या कर लेता है, एनहाइड्राइड कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहाँ पे भी हमारा रस्टिंग देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमारा जो कोरोजन है वो हमारे ए में देखने को, हमें टेस्ट ट्यूब ए में देखने को मिलती है। ठीक है, अब कोरोजन से किस तरीके से हमें बचना है, उसके कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले हम उसको अच्छे से जानेंगे। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीजिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग और ऑयलिंग द सरफेस। ये 5 मेथड से हम उस कोरोजन को किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए 5 मेथड हमारे पास है। सबसे पहले सारी मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन मेथड। गैल्वेनाइजेशन मेथड में क्या होता है, जिंक की एक लेयर होती है। ठीक है, जो मेटल हमारे पास अवेलेबल है, अगर वहाँ पे जिंक की एक लेयर को हम कोटेड कर देते हैं उस मेटल पर, तो क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज व्हेन इज एक्सपोज टू एयर क्रिएटिंग प्रोटेक्टिंग कोटिंग ऑन द मेटल सरफेस। वो क्या करेगा, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो जैसे किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाएगी,
तो हमारे वो ऑक्सीडाइजिंग से बचकर हमें प्रोटेक्ट करे, हमारे मेटल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है। एलोइंग मेथड क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विथ अनदर मेटल। ठीक है। अब जब हमें पता है कि प्योर जब मेटल होता है तो प्योर मेटल रस्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर उसी मेटल को अगर मैं अनदर नॉन मेटल या किसी दूसरे मेटल को मैं साथ में ऐड कर दूं तो हमें क्या होगा, वो रस्ट नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं, उनके साथ अगर मैं स्टेनलेस स्टील अगर मैं स्टील यूज़ कर देता हूँ और स्टील पे हमें पता है कभी भी रस्ट उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होता है, तो इस तरीके से हम उनको बचाने के लिए ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल। ठीक है, जैसे हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग। अब पेंटिंग भी हमारे बहुत सारे हमारे जो मटेरियल्स है उन पे हम पेंट करके हम उन्हें रस्टिंग होने से बचाते हैं। सबसे पहले पेंटिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस विथ पेंट विथ प्रोटेक्टेड आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है। अब रस्ट होने से हमें सिर्फ हमारे पास यही मेथड है कि रस्ट होने से हमें बचाना है मॉइस्चर और एयर से, एयर और मॉइस्चर से बचाना है हमें, एयर और वाटर से हमें बचाना है उस मेटल को। उसके लिए हम जिंक ऑक्साइड की लेयर को कोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी अनदर मेटल और नॉन मेटल के कंबाइन करने से हम वो मटेरियल बना सकते हैं, या फिर हम उसको पेंट कर सकते हैं। वो पेंट करने के बाद वो हमारे क्या उस मेटल को प्रोटेक्ट करके रखेगा और रस्टिंग होने से बचाएगा हमारे आयरन को। ठीक है। लास्ट वन है ग्रीजिंग और ऑयलिंग। ग्रीजिंग करने से और ऑयलिंग करने से क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या रहेगा, एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं होएगा। एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं होएगा हमारे आयरन मेटल के ऊपर, सो इजीली हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे ग्रीजिंग और ऑयलिंग के जरिए भी। ठीक है, तो ये बहुत सारी मेटल हमारे पास है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पूरी तरीके से समझ आया होगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ज़रूर मैं आप उसका ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा और बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।